अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू दास्तान। आइए सुनते हैं उर्दू नावल कफ़ारा किस्त नंबर 42। इस उर्दू नावल की साबिका अक़साद सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू दास्तान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रात तारीक और सुनसान थी। मुझे वो रात याद आ गई जब मलिक शहाब के बंदों से बचने के लिए गुलबर्ग की गलियों और सड़कों पर भागता फिर रहा था। उस रात भी सड़कें और गलियां ऐसी ही सुनसान थी, लेकिन आज सूरत हाल इस हद तक मुख्तलिफ थी कि मैं जान बचाने के लिए भाग नहीं रहा था। मैंने कार मादाम दशका वाली अकबी गली के मोड़ से जरा आगे दरख्तों के नीचे रोक ली। मैंने इंजन बंद कर दिया और हम चारों नीचे उतर आए। आधा घंटा पहले घर से निकलने से पहले मैंने नजमा और रख्शी का बगौर जायजा लिया था। इन दोनों ने साड़ियां पहन रखी थी। कार से उतरकर हम तारीकी में चलते हुए सड़क के मोड़ पर आ गए। मादाम दशका की कोठी वहां से चौथे नंबर पर थी। मैंने सोल्जर को इशारा किया। वो वापस मुड़कर पिछली गली की तरफ चला गया और मैं खुद नजमा और रख्शी के साथ कॉर्नर वाली कोठी की दीवार के साथ साथ चलने लगा। कोठियां काफी वसीओ अरीज थी। इनके आगे भी दीवारों के साथ मुख्तसिर से लॉन बने हुए थे। इससे आगे सर्विस रोड थी, फिर एक कुशादा फुटपाथ और इसके बाद सड़क थी जो इस वक्त सुनसान पड़ी थी। मादाम दशका की कोठी का गेट वहां से तकरीबन 150 गज के फासले पर था। दशका की कोठी के सामने भी दीवारों के साथ 8-10 फीट चौड़ा लॉन था जो उजड़ चुका था। गार्डिनिया की बाड़ भी सूख चुकी थी। मैंने गेट के सामने से गुजरते हुए अंदर झांका। बरामदे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। एक आदमी चारपाई पर सो रहा था और दूसरा चारपाई पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था, जबकि तीसरी चारपाई खाली पड़ी थी। तीसरा कांस्टेबल या तो मौजूद नहीं था या वो कोठी की पिछली तरफ गश्त पर था। ठीक इसी वक्त सड़क के अगले मोड़ पर एक गाड़ी इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। मैंने हेडलैम्प्स की रोशनी देखते ही नजमा और रख्शी को इशारा किया और हम तीनों बड़ी फुर्ती से गार्डिनिया की आड़ में गिर गए। मैं बाड़ की शाखों से अंदर से इस गाड़ी की तरफ देखता रहा। वो तेज रफ्तारी से हमारे सामने से गुजर गई। वो गाड़ी आगे जाकर एक और मोड़ पर घूमने के बाद निगाहों से ओझल हो गई तो मैंने नजमा और रख्शी को इशारा किया, फिर सरगोशी में बोला, तुम लोग अभी यहीं लेटी रहो, ठीक 5 मिनट बाद अपना काम शुरू कर देना। इन दोनों ने इस्बात में सर हिला दिया। मैं वार्ड से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे चल पड़ा। 2 और कोठियों के बाद एक गली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और इस गली में दाखिल होकर पिछली गली में पहुंच गया। इस तरफ तारीकी कुछ ज्यादा थी। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। मैं चंद लम्हे मोड़ पर खड़ा तारीकी में घूरता रहा और फिर दीवार के साथ साथ दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। मादाम दशका की कोठी के अकब में पहुंचकर रुक गया और तारीकी में इधर उधर देखने लगा। इस वक्त मुखालिफ समत से दबे कदमों की बहुत हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने तारीकी में घूरकर देखा। तारीकी में लिपटा हुआ एक इंसानी होला दीवार के साथ रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वो सोल्जर था जो मेरे करीब आकर रुक गया। हम दोनों दीवार के साथ चुपके खड़े थे। वक्त गुजरने का इंतजार करते रहे।
और फिर दूसरी तरफ कोठी का गेट धड़धड़ाए जाने की आवाज सुनकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। पांच मिनट मजीद गुजर गए। मैंने सोल्जर को इशारा किया और हम दोनों दीवार पर चढ़कर बड़ी आस्तिकी से दूसरी तरफ कूद गए। मैं इस तरफ जा रहा हूं और तुम उस तरफ से जाओ। मैंने सोल्जर को एक तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। पूरे कंपाउंड में खुश्क झाड़ियां फैली हुई है। ख्याल रखना आवाज पैदा ना हो। फिक्र ही मत करो रूफी बाऊ। सोल्जर ने भी सरगोशी में जवाब दिया और दबे कदमों एक तरफ बढ़ने लगा। मैं चंद लम्हे वहां खड़ा रहा और फिर दबे कदमों दूसरी तरफ चलने लगा। मैंने पिस्तौल जेब से निकालकर हाथ में ले लिया था। मादाम दशका की मौत के बाद इस कोठी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई थी। खुदरों झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थी। खुश्क झाड़ियां पैरों के नीचे आकर चुरचुरा रही थी। मैं बहुत मोहतात होकर चल रहा था और फिर अचानक ही रुक गया और एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे खुश्क झाड़ियां किसी के पैरों के नीचे आके चुरमुराई हों। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूरने लगा, लेकिन दरख्तों में कुछ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो। मैं एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। कोठी की इमारत के करीब पहुंचकर मैं एक लम्हा को रुका और दीवार के साथ साथ आगे सिरकने लगा। मैं एक बार फिर ठिठक गया। झाड़ियों के सरसराने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी थी। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मुझे यहां किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। अगर वो कोई पुलिस वाला होता तो वो पोशीदा रहने की बजाय मुझे ललकारता। मैं तकरीबन 2 मिनट तक वहां खड़ा रहा। इस दौरान किसी किस्म की आवाज सुनाई न दी। मैं इसे अपना वाहिमा समझकर एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। दीवार के साथ घूमने से पहले मैंने रुककर दूसरी तरफ देखा और चौंक गया। बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी, ताहम मरकजी दरवाजे के दाईं तरफ एक दरवाजे पर रोशनी छलक रही थी। वो दरवाजा 2-3 इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर से हल्के कहकहों की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। बरामदे में बिछी हुई चारपाइयों के करीब से गुजरते हुए मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया। पहले इस चीज के गिरने की आवाज उभरी और फिर गट गट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे पानी बह रहा हो। मैं बड़ी फुर्ती से स्तून की आड़ में दुबक गया। मेरा ख्याल था कि आहट सुनकर अंदर से कोई ना कोई जरूर बरामद होगा, लेकिन ऐसा कोई रद्देमल सामने नहीं आया। अलबत्ता गट गट की आवाज बदस्तूर सुनाई देती रही और फिर बहुत ही नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराने लगी। और इसके साथ ही मैं समझ गया कि फर्श पर रखा हुआ हुक्का जो मेरे पैर से टकराकर गिरा था और इसका बदबूदार पानी गट गट की आवाज से बह रहा था। चंद लम्हों बाद मैं फिर आगे बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं रुका। पहले अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, कुछ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता बाएं तरफ से आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने धक्के से दरवाजा खोल दिया और फिर वो मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा। दोनों पुलिस वाले नजमा और रख्शी को दबोचे हुए थे। नजमा और रख्शी की साड़ियां उतर चुकी थी। इनके जिस्मों पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट रह गए थे।
इस कमरे में 2-3 साल खूरदा सी कुर्सियां थी और एक छोटी सी मेज थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी और वो दोनों पुलिस वाले इस दरी पर इन्हें रगेद रहे थे। तो भूखे भेड़ियों की तरह इन्हें भंबोड़ रहे थे। मैंने अगरचे दरवाजा जोरदार धमाके से खोला था, जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा हुई थी, लेकिन लगता था इन दोनों पुलिस वालों ने या तो आवाज सुनी नहीं थी या इसे नजरअंदाज कर दिया था। नजमा और बावर्दी पुलिस वाला मेरे करीब ही थे। नजमा दबी हुई थी और पुलिस वाला इसे ब्लाउज की कैद से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। मैंने करीब पहुंचकर एक जोरदार ठोकर इसके सर पर मारी। वो कराकर दूसरी तरफ लुट गया। पहले तो वो सूरत हाल को समझ ही नहीं सका, लेकिन जब वो सूरत हाल को समझा तो इसे देर हो चुकी थी। इसके संभलने से पहले मैंने इसे एक और जोरदार ठोकर रसीद कर दी। पहले तो वो कराहा, फिर एकदम चीख उठा, ओए फजलदीन, देखो ये कौन घुस आया है अंदर रंग में भंग डालने, पकड़ इसको। दूसरा पुलिस वाला सादा लिबास में था। वो अब तक रक्षी से उलझा हुआ था। रक्षी ने मुझे देख लिया और अब वो फजलदीन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर फजलदीन शायद इसे छोड़ने को तैयार ना था। इसी लम्हा सोल्जर भी कमरे में दाखिल हो चुका था। इसने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर फजलदीन को बालों से पकड़कर पीछे खींचा और इसके जिस्म पर 2-3 करारी किस्म की ठोकरें रसीद कर दी। अब इन दोनों को होश आ चुका था, लेकिन हमने इनके हवास ठिकाने नहीं आने दिए। मैं और सोल्जर इन दोनों की धुनाई करते रहे और वो खामोशी से पिटते रहे। नजमा और रक्षी भी एक तरफ खामोशी से तमाशा देख रही थी। मैंने पिस्तौल तान लिया। वो दोनों दीवार के करीब पुश्त के बल पड़े थे। दोनों के चेहरों पर बेपनाह खौफ था। वो रंगे हाथों पकड़े जाने पर खौफजदा थे। वो शायद ये समझ रहे थे कि मेरा और सोल्जर का ताल्लुक पुलिस से है, जो इत्तफाकन इस तरफ आ निकले थे और इन्हें लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। सर, ये लड़कियां खुद ही यहां आई थी, वर्दी वाले ने हकलाते हुए कहा। इन्हें यहां भेजा गया था। तुम्हारा तीसरा साथी कहां है? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। वो आज छुट्टी पर है सर, इस कांस्टेबल ने जवाब दिया। इन दोनों के हाथ पैर बांध दो, मैंने नजमा और रक्षी की तरफ देखते हुए कहा। तुम दोनों की साड़ियां रस्सी का काम दे सकती हैं। इन दोनों से पहले सोल्जर हरकत में आया था। इसने रक्षी वाली साड़ी उठा ली और फजलदीन के हाथ पैर बांधने लगा। साड़ी के पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर इसके मुंह में भी ठोंस दिया। बावर्दी कांस्टेबल भी इस तरह बेबस करने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। रूफी बाऊ, ये दरवाजा। इसने अंदर की जानिब एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है ये कमरा भी सील है। उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए कमरे की दरवाजे की सील तोड़ दी। अब हमें अंदर दाखिल होने के लिए कोई सरकारी सील नहीं तोड़नी पड़ेगी। मैंने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने से इस कमरे की रोशनी में दूसरी तरफ का कुछ हिस्सा भी रोशन हो गया। मैंने दूसरी तरफ पहुंचकर दीवार को टटोला और बत्ती जला दी। ये वही हॉल कमरा था जहां उस रात मैंने मादाम दशका के गनमैन की लाश देखी थी। कमरा इसी तरह आरास्ता था। फर्श पर दीवार से दीवार तक दबीज कालीन बिछे हुए थे।
और शानदार फर्नीचर आरास्ता था। हर चीज अपनी जगह मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तमाम फर्नीचर धूल से अटा हुआ था। जाहिर है ये कोठी 3-4 महीनों से बंद थी और इस दौरान सफाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इधर उस कमरे में रक्षी ने एक तरफ इशारा किया। तय खाने का रास्ता इसी कमरे में है। हम तेज तेज कदम उठाते हुए उस तरफ आ गए। ये मादाम दशका की ख्वाबगाह के सामने वाला कमरा था। रक्षी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो वो आहिस्ती से खुलता चला गया। इसने दरवाजे के अंदर की तरफ दीवार टटोलकर बत्ती जला दी। यह कमरा लाइब्रेरी के तौर पर आरास्ता था। दाएं तरफ खिड़की के करीब खूबसूरत राइटिंग टेबल थी। कुर्सी की पुश्त खिड़की की तरफ थी और खिड़की के सामने नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। दरवाजे की साथ वाली दीवार और दूसरी 2 दीवारों के साथ भी शीशे की स्लाइडिंग डोर्स वाली ऊंची अलमारियां एस्तादा थी, जिनमें लातादाद किताबें भरी हुई थी। एक अलमारी के सामने आरामदेह सोफा और इसके सामने शीशे के टॉप वाली कॉफी टेबल भी पड़ी हुई थी। तय खाने का रास्ता इस सोफे के नीचे है, इसे हटाओ यहां से। रक्षी ने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने और सोल्जर ने वो सोफा उठाकर एक तरफ रख दिया। रक्षी झुककर कालीन इस जगह से हटाने की कोशिश करने लगी। नजमा भी इसकी मदद कर रही थी। कालीन के नीचे 4 मुरब्बा फीट फर्श का एक टुकड़ा फर्श के दूसरे हिस्से से किसी कदर अलग थलग नजर आ रहा था। इसमें 2 जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे थे, जिनमें आहनी कुंडे लगे हुए थे। फर्श का यह टुकड़ा किसी गटर के ढकने से मुशाबा था, जो इस तरह अपनी जगह पर फिट था कि मामूली सी झरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर इसमें कुंडे ना लगे हुए होते तो इस जगह पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता था। यह ढकना हटाओ, इसके नीचे सीढ़ियां है, जल्दी करो। रक्षी ने मेरी तरफ देखकर इस तरह बारोब लहजे में कहा जैसे मैं इसका अदना मुलाजिम हूं। मैंने घूरकर इसकी तरफ देखा। वो झीप सी गई। सॉरी रूफी बाऊ, वो होंठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम जानते हो इस वक्त कितनी टेंशन है। मैंने सोल्जर को इशारा किया और फिर हम दोनों ने झुककर कुंडों में हाथ फंसाकर वो स्लीब उठा लिया। कंक्रीट का बना हुआ तकरीबन 3 इंच मोटा वो स्लीब खासा वजनी था। इसे हटाने के लिए हम दोनों को खासी मेहनत करनी पड़ी थी। स्लीब एक तरफ रखकर मैंने नीचे झांकने लगा। फर्श में पैदा होने वाले खला के अंदर सीढ़ियां थी। कमरे की ट्यूबलाइट की रोशनी चंद सीढ़ियों तक पहुंच रही थी। इससे नीचे अंधेरा था। 1 मिनट, रक्षी कहते हुए राइटिंग टेबल की तरफ लपकी। टेबल के पीछे दीवार में स्विच बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर कई स्विच लगे हुए थे। इसने झुककर एक स्विच ऑन कर दिया। तय खाने के अंदर रोशनी फैल गई। ये सलीब हम 2 आदमियों से मुश्किल से उठ सका था। मादाम दशका अकेली इसे कैसे उठाती होगी? मैंने कहा। जैसे तैसे उठा लेती होगी, अब नीचे उतरो, हमारा एक एक लम्हा कीमती है, रक्षी ने कहा। सबसे पहले मैंने ही सीढ़ियों पर कदम रखा था। ये तय खाना जमीन के अंदर खासी गहराई में था। 8 सीढ़ियां सीधी थी और फिर 4-5 फीट चौड़ी लैडिंग। वहां से सीढ़ियां बाईं तरफ मुड़ गई थी। इस तरफ भी 8 सीढ़ियां ही थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर वो वसी हाल था। दीवारों के साथ शीशे के दरवाजों वाली ऊंची अलमारियां बनी हुई थी। ऑफिस टेबल,
शानदार सोफा सेट और कई खूबसूरत कुर्सियां थी। ये सारा फर्नीचर कमरे के वस्त में जमा था। 2 सोफे नीचे ऊपर रखे हुए थे। कालीन भी रोल किया हुआ था। हाल के एक तरफ शीशे की दीवारों वाला एक लंबा चौड़ा केबिन बना हुआ था। इसमें एक ऑफिस टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी। इस केबिन की 3 फीट तक ऊंची दीवार ईंटों की थी, जिन पर सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ था, और ऊपर लकड़ियों की बल्लियों की फ्रेम बनाकर शीशे लगे हुए थे। दरवाजे पर नीचे 3 फीट तक लकड़ी थी और ऊपर शीशा था। इस केबिन की दाईं तरफ लकड़ी की 3 अलमारियां इस्तादा थी। मुझे ये सब कुछ देखकर हैरत हो रही थी। तहखाने की सीढ़ियों के रास्ते ये सब कुछ नहीं लाया जा सकता था। कुर्सियां तो शायद आ जाती, मगर मेजें और इतनी बड़ी अलमारियां, इस रास्ते से नीचे आना मुमकिन नहीं था। ये सारा सामान इन सीढ़ियों से अंदर कैसे आया होगा? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। यही सवाल मैंने भी मादाम दशका से पूछा था। रक्षी ने जवाब दिया। वो तकरीबन 10 साल से इस कोठी में रह रही थी और ये सारा फर्नीचर इस तहखाने के अंदर ही बनवाया था। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। बाईं तरफ वाली दीवार की शीशे की दराजों वाली अलमारियों से जरा आगे एक बहुत बड़ा रस्सा लच्छे की सूरत में पड़ा हुआ था। इसके करीब ही एक टायर मोटर का जैक, 2 पेट्रोल वाले डब्बे और इसी किस्म की चीजें पड़ी हुई थी। वो इस अलमारी में। रक्षी ने केबिन की दाईं तरफ लकड़ी की अलमारियों की तरफ इशारा किया और तेजी से आगे बढ़कर एक अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा लॉक था। ये दरवाजा खोलो, वो मेरी तरफ देखकर चीखी। सब कुछ इसी में है। सारी दौलत इस अलमारी में भरी हुई है। मैं आगे बढ़ गया। अलमारी के हैंडल को 1-2 झटके दिए, मगर दरवाजा लॉक था। मैंने पिस्तौल की नाल को लॉक पर रखकर ट्राइगर दबा दिया। तहखाना फायर की आवाज से गूंज उठा। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल दिया और इसके साथ ही मैं उछल पड़ा। रक्षी ने गलत नहीं कहा था। ये अलमारी ऊपर से नीचे तक दौलत से भरी हुई थी। एक खाने में अमेरिकी डॉलरों के बंडल थे, दूसरे में इंडियन करेंसी, तीसरे में पाकिस्तानी करेंसी के बंडल और चौथे तय खाने में सोने की ईंटें भरी हुई थी। मैंने एक ईंट उठाकर देखी। इसका हुजम गोल्ड लीफ के पैकेट के बराबर था और वजन किसी तरह भी 5 औंस से कम नहीं हो सकता था। रक्षी तो जैसे पागल हो गई थी। वो नोटों के बंडल और सोने की ईंटें उठा उठाकर देख रही थी। वो खुशी से चीख रही थी और फिर दौड़कर सोफे के करीब पहुंच गई। इसने एक कुशन उठाया और इसका कवर उतारकर अलमारी में रखा हुआ खजाना इसमें भरने लगी। जज्बात और खुशी से इसके हाथ कांप रहे थे। सोने की चंद ईंटें और नोटों के बंडल नीचे भी गिर गए थे। नजमा और सोल्जर भी हैरतज़दा सी नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी इतनी बड़ी दौलत नहीं देखी थी। इन दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे। हकीकत तो ये थी कि इतना बड़ा खजाना मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। मेरे ख्याल में ये सारी दौलत कई अरब रुपए मालियत की थी और मुझे हैरत थी कि मादाम दशका ने ये सब कुछ यहां क्यों जमा कर रखा था।
रक्षी ने सब कुछ सोफे के कुशन के कवर में भर लिया और नीचे गिरे हुए नोटों के बंडल और सोने की ईंटें उठाने लगी। वो इस खजाने से भरा हुआ कुशन कवर उठाकर इस अलमारी की दूसरी तरफ चली गई, जिसके करीब रस्सा और दूसरी चीजें पड़ी हुई थी। मुझे अचानक ही महसूस हुआ जैसे दौलत हाथ आते ही रक्षी का रवैया कुछ बदल गया हो। रक्षी, मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये बैग मेरे हवाले कर दो और यहां से निकल चलो। ये सब कुछ मेरा है। तुम मादाम दशका की ख्वाबगाह से जो कुछ ले गए थे, मैंने इसमें से हिस्सा नहीं मांगा था। अब इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। पागल हो गई हो क्या? मैंने चीख कर कहा। इतना बड़ा खजाना देखकर कोई भी शख्स पागल हो सकता है। सीढ़ियों की तरफ से आने वाली ये भारी आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। सीढ़ियों पर दो आदमी खड़े थे। एक दराज कामत दुबला पतला सा आदमी था, यू शेप दाढ़ी, ऊपर को बल खाती हुई बारीक मूछें, सर गंजा और मोटी मोटी आंखें। इसका चेहरा अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। दूसरा आदमी दरमियाने कद का मालिक था। वो क्लीन शेव था और सर के बाल इतने लंबे थे कि गर्दन पर फैले हुए थे। इन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। कौन हो तुम? मैंने गुर्राते हुए कहा। वैसे मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो लोग कौन हो सकते हैं। मैंने तुमसे मखदूम का गायबाना तारुफ तो करा दिया था, लेकिन तुम्हारी इससे मुलाकात नहीं हुई थी। इनमें से किसी के बोलने से पहले ही रक्षी बोल उठी, ये मखदूम है। इसका हुलिया तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन बड़े काम का आदमी है। ये ठीक वक्त पर पहुंचा है।